अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रेस कासमी और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन वैसे तो काफ़ी सालों से आया नहीं है, शायद 2002 या 2003 में ऐसे में आया था। उसके बाद ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन ये कोरिलेट करता है बहुत सारे टॉपिक्स में, और अगर आप इसको समझेंगे तो आपकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी जो कि आपको सीएसएस की जर्नी में बहुत मदद देगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पाकिस्तान का जो बनना था, जैसे ही पाकिस्तान बना था तो उसको नेशनल इंटीग्रेशन का एक कार्डिनल इशू दरकार था। वो इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान में काफ़ी सारे लैंग्वेज के मसाइल थे। 1956 से कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वहाँ पे ये मसला चल रहा था कि कोई बोल रहा था कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज किया जाए, और जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले थे वो बोल रहे थे कि जो है बंगाली को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। और इसके अलावा जो है जो प्रोविंशियल इश्यूज़ थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा चल रहे थे हमारे पास। और उसके अलावा हमारे पास जो है एथनिक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी। जैसे ही पाकिस्तान बना था 3-4 साल के बाद, 3-4 साल नहीं बल्कि 1954 में जो है 1 यूनिट जो है वो इम्पोज कर दिया गया था, प्रोविंशियल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था। तो इस हिसाब से अगर हम एनालाइज करें तो बहुत सारे जो है नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज़ थे, उसके कॉन्सिक्वेंस में जो एक नेशनलिस्ट टेंडेंसीज़ हैं हमें वो नज़र आती हैं, फॉरेन इंसर्जीज हैं हमें वो नज़र आती हैं, और जो है पाकिस्तान एक डिसइंटीग्रेशन का शिकार होता है वो हमें नज़र आता है। बट उसके बाद जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और जो है ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हो चुका था। बट उसके बाद जो है नेशनल इंटीग्रेशन का इशू जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका था। बट अभी हम अगर देखें तो अभी दोबारा से एक रिवाइवल हुआ है नेशनल डिसइंटीग्रेशन के इश्यूज़ में, और हमें बहुत सारे चैलेंजेस दरकार हैं नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में और उसको अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने में। आइए देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं नेशनल इंटीग्रेशन को पाकिस्तान में। सबसे पहले हमारे पास है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अभी हमने बहुत एक प्रोमिनेंट जो है काफ़ी सारे बम ब्लास्ट हुए हैं, काफ़ी सारे जो है आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे हमने इंसर्जीज के जो है इंसिडेंट्स हमने नोट किए हैं जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो करवा रही है, या जो है फॉरेन इंसर्जेंसी के जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे जो है एक कल अदम है, बट उनका यहाँ पे हमारे पास नाम सुनने को नहीं मिलता, वो भी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उनका रीज़न कोई भी हो, उनको सपोर्ट कोई भी मुल्क कर रहा हो, भले हम देखें कि जैसे हमने पहले भी क्लेम किया था कि या तो इंडिया कर रहा होता है या जो है अफगानिस्तान से ये जो है इंसर्जेंट्स जो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं, या जो है इजराइल से आ रहे होते हैं, बहरहाल व्हाट्सएवर कहीं से भी आ रहे होते हैं, बट ये हमारे पास मौजूद हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने में। उसके बाद जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो है जो चैलेंज है नेशनल इंटीग्रेशन वो है हमारा डेबिलिटेटेड आइडियोलॉजी। मतलब हमारी जो आइडियोलॉजिकल जो एक कहा जाए कि हमारी जो एविडेंट आइडियोलॉजी होनी चाहिए जो हमारे हर लोगों तक इम्पार्ट की हुई हो, हर बंदे के जहन में हो, वो हमारे पास नहीं मिलती। जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी का हमें सबक तो पढ़ाया जाता है, और पहले इसके बारे में जो है बहुत सारी सोशलाइजेशन के बहुत सारे जो है वो तरीक़ाकार से लोगों को इम्पार्ट किया जाता था, लोगों के जहन नशीन करवाया जाता था कि भाई हमारी ये आइडियोलॉजी है, हमारी ये रूट्स हैं, और इन रूट से फल फूल के हम जो है एक पौधा बने हैं जिसका नाम हमने पाकिस्तान रखा है। बट अभी हम देखते हैं कि वो आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी थोड़ी कैसे कहा जाए कि वो फेड अवे हो रही है, और उसकी जो प्रोमिनेंस है वो हमें इतनी नहीं मिलती जितनी हमें पिछले किसी दौर में मिला करती थी। तो इस आइडियोलॉजी की जो एक प्रोमिनेंस है या आइडियोलॉजी का जो जहन नशीन होना है पाकिस्तान की आवाम में, वो ना होने की वजह से भी नेशनल इंटीग्रेशन को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरकार है पाकिस्तान में। उसके बाद जो हमारा तीसरा जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पाकिस्तान के इंसर्शन के साथ ही, जैसे फॉरेन इंसर्जीज हैं बहुत सारी आ रही हैं। एक तो इंसर्जीज हो रही हैं नेशनलिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो करवा रहे हैं, और जो दूसरी इंसर्जेंसीज हैं वो करवा रही हैं हमारे मजहबी जो हमारी जमातें हैं। आप सबको नाम उनका पता होगा, बहुत तकरीबन कोई 4-5 ऐसी जमातें हैं जो यहाँ पे ऐसे काम कर रही हैं। अब उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन उनको वेपन सप्लाई कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है, वी डोंट नो अबाउट इट। बट जो है हमें एक चीज़ का पता है कि ये जो इशू है, जो इंसर्जेंसी का इशू है, ये हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो वीक होती हमें नज़र आ रही है। उसके बाद एक तो हो गई हमारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट या इंसर्जेंसीज, एक हमारे पास है सब नेशनलिस्ट टेंडेंसीज। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास सराइकी मूवमेंट चल रही है, वो बोलने के भाई हमें एक खुद मुख्तार सूबा बना के दो। अब उनकी डिमांड्स जो हैं वो लेजिटिमेट हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये जो है सब नेशनलिस्ट टेंडेंसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में। एक उसकी मिसाल ये है सराइकी सूबे की है, एक मिसाल है जो लोग बोल रहे हैं कि हमें कराची का सूबा अलग बना के दो। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसी हमें तो ऐसी मतलब ऐसा कोई कमी नज़र नहीं होती आ रही, या ऐसी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ या प्रोविजन ऑफ रिसोर्स के हिसाब से। पर उसके बाद भी वहाँ पे सब नेशनलिस्ट टेंडेंसीज़ हैं जो
अफेक्ट डाल रही हैं हमारे पाकिस्तानी होने पे, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो वीक कर रही हैं, उसको डिबिलिटेट कर रही हैं। और उसके बाद हमारा जो पांचवा जो चैलेंज है एक्सट्रीमिज़म का, पांचवा चैलेंज है वो नेशनल इंटीग्रेशन का, वो एक्सट्रीमिज़म है। अब एक्सट्रीमिज़म जो है वो किसी भी वे में हम ले सकते हैं। एक्सट्रीमिज़म कहते हैं कि आप किसी भी थॉट को, किसी भी एक सोच को, किसी भी एक आइडियोलॉजी को आप एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएँ, आप उसको पीक पे लेके जाएँ, आप उसको इतना सर पे चढ़ा दें कि आपको दूसरी कोई आइडियोलॉजी या दूसरी जो कोई भी एक एग्जिस्टेंस है, कोई भी आइडिया है, आप उसको जो है वो प्लेस ना दें जो वो डिज़र्व करता है। तो अगर हम भले हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में जाते हैं या नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज़म में जाते हैं या जो हम नस्ल परस्ती में जाते हैं, शाउनिज़म में जाते हैं, तो उन सब में, शाउनिज़म में, नेशनलिज्म में, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में जो है हमारा जो एज अ पाकिस्तान एज अ कंट्री जो हमारी जो आइडियोलॉजी है या हमारा जो एज अ पाकिस्तानी होना है वो हमारा जो है वो थोड़ा फेड हो रहा है। और उसकी वजह से जो है हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रही, वो हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे जैसे हमें होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है जो प्रोग्रेस है वो हम लेकर रहे हैं। हमारे पास कई ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। हम जो है 161 नंबर पे चल रहे हैं अपना HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और उसके बाद जो है हम सेकंड लास्ट में हैं अपना जेंडर पैरिटी इंडेक्स में, और 153 है आई गेस अपना EGDI, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर हम ऐसे कई सारे इंडेक्सेस निकाल के देख लें तो हम या तो सिर्फ इराक से आगे होते हैं या सिर्फ अफगानिस्तान से आगे होते हैं, 2, 3 या 4 मुल्कों से ज़्यादा हम आगे नहीं होते। इसके एक मिसाल एक और ले लेते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम 108वें नंबर पे हैं और 4th वर्स्ट पासपोर्ट है हमारा पाकिस्तान का। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, और अगर लोगों को वो प्रोग्रेशन नहीं मिल रही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो लोग जो हैं वो उनमें जो एक रेबेलियन का जो आंसर है वो पैदा होता है, और फिर वो जो है बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है, जिसकी वजह से जो है नेशनल इंटीग्रेशन हमारी इतनी सही तरीके से नहीं हो पाती जैसे हम जो है अज्यूम करते हैं या हम जो ऑब्जर्व करते हैं जैसी होनी चाहिए आइडियली। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो सातवां हमारा जो चैलेंज है वो है इम्बैलेंस्ड प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज का। देखें हमारे पास जो प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज का जो क्राइटेरिया है वो हमेशा पॉपुलेशन पे रखा जाता है, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक प्रोविंस को जो है कई बहुत ज़्यादा शेयर चला जाता है और जो है दूसरी प्रोविंस के बाद बहुत कम चला जाता है। लेकिन अब जो है उसमें जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया हो गया या जो पैरिटी हो गई, उसको हमने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया है। अब उसकी वजह से हो ये रहा है कि कहीं पे डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बहुत कम हो रही है। उसके बाद हमारा आठवां इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि हमारे पास अनइवन डेवलपमेंट्स हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास जो है जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गई या दूसरी कोई रिसोर्सेज हो गई, अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो हमारे पास जो डेवलपमेंट होगी वो भी अनइवन होगी। अगर जैसे हमारे पास जो है हर साल बजट में एक PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बजट अलोकेट होता है, ठीक है। अब वो जो है प्रोविंसेस के हिसाब से, और वो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट होगा, प्रोविंसेस के हिसाब से होगा, और अगर वो सिर्फ पॉपुलेशन की बेस पे होता है तो एक सूबे में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, दूसरे सूबे में बहुत कम आ जाएगा। अब हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान की पॉपुलेशन तो कम है लेकिन उसमें जो एरिया है बहुत ज़्यादा उन्हें कवर करना पड़ रहा है। अब अगर वहाँ पर जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम होती है तो वहाँ पे रोड्स, रास्ते, ड्रेनेज और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो बनाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है एक शहर दूसरे शहर से सैकड़ों किलोमीटर वहाँ पे दूर है। तो इस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो है अनइवन डेवलपमेंट हो रही है, और अगर अनइवन डेवलपमेंट हो रही है जहाँ पे लोगों के पास जो है इतनी डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही जिन जियोग्राफिकल एरियाज़ में, तो वहाँ के लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हमारा ये कैसा मुल्क है जहाँ पे हमारे पास ये फलां फैसिलिटीज़ नहीं है, और उस वहीं से ही जो है अगेन ये जो एक रेबेलियन का जो आंसर है, जो बगावत का जो आंसर है वो हमें नज़र आएगा वहाँ पे। उसके बाद ये तो हो गई हमारी चैलेंजेस। अब उसको बेहतर करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन को हमारे पास पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके एक एज अ नेशन, एक कोहेसिव नेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो पहली रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमें जो है रिलीजियस हार्मनी जो है वो लोगों में जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, वो हमें जो है इनकलकेट करनी चाहिए लोगों में। देखें अगर रिलीजियस हार्मनी आएगी लोगों में तो जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का जो आंसर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगा, और अगर रिलीजियस हार्मनी आएगी जो है लोगों में, आम आवाम में, तो जो है फ़ौरन इंसर्जेंसी में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का जो आंसर है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और इंसर्जेंसी का जो आंसर है वो भी हमें कम होता हुआ नज़र आएगा काफ़ी हद तक। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो हमारी रिकमेंडेशन है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें अब अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक पॉलिसी बनाई जाती है जो पूरे पाकिस्तान की एज अ होल बेहतरी के लिए होती है, लेकिन अब दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो उस पॉलिसी को सेट असाइड कर देती है और फिर वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं।
अब काफ़ी हद तक होता ऐसा है कि जो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर या जो कोई भी फेडरेशन में कोई एक अहम ओहदे पर है और वो जिस सूबे से आ रहा है, तो वो अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए या अपनी पॉलिटिकल जो उसकी ईगो है या अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए वो जो है दूसरों की बलि चढ़ा देता है। वो जो है एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो पूरी की पूरी अपने एरियाज़ में रखवा देता है और जो है वहीं पे ही अपने एरिया में जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस शहर जिस सूबे से वो बिलोंग करता है, वहीं पे जो है सारी एलोकेशन हो रही होती है। और ऐसी बहुत कई सारी मिसालें हैं। तो अगर हम इससे देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और जो है जो पॉलिसीज़ जो है हमारे पास इक्विटेबल पॉलिसीज़ हमारी बनाई जा रही हैं और अगर वो परसिस्टेंट हो, उस पर लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन हो, तो जो है हमारी नेशनल इंटीग्रेशन जो है काफ़ी हद तक बेहतर होगी। उसके बाद हमारी जो तीसरी रिकमेंडेशन है वो है रेस्पेक्टिंग माइनॉरिटीज़ की। देखिए हमारे पास हम जो है पाकिस्तान में हम माइनॉरिटीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं, उनके पास जो है हुकूक हैं, उनके अक़लियत के हुकूक हैं, उनका कोटा हमारी जॉब्स में दिया जाता है और इसके अलावा दूसरे भी कई सारे राइट्स हैं। अगर उनके साथ नाजायज़ी होती है तो उस पर जो है एक एब्रप्ट और जो है एक आप कह सकते हैं स्टर्न एक्शन लिया जाता है। बट अभी भी एक बहुत सारा एक जो है हमारे पास एक वैक्यूम नज़र आ रहा है जहाँ पे जो है उनकी जो राइट्स हैं उनको बोल्डराइज किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है और जो है उनके जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती। इसके कई ज़्यादा केसेस हैं जो एक कन्वर्जन करके जो मैरिजेस की जाती हैं या और दूसरे बहुत सारे ऐसे आंसर हैं या ऐसी कई सारी मिसालें हैं जिनसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अभी माइनॉरिटीज़ को वो राइट्स नहीं मिले जैसे हमारे पास जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिलते हुए नज़र आते हैं। तो हमें जो है माइनॉरिटीज़ को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो है राइट्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो है वो भी अपने आप को एक सच्चा अच्छा और एक मुस्तकिल पाकिस्तानी समझे और वो यहाँ से कहीं दूसरे मुल्क ना जाएँ और ये यहाँ पे ही रहें और अपने आप को एक सच्चा पाकिस्तानी समझें। उसके बाद जो हमारा चौथी रिकमेंडेशन है वो है एजुकेट करना। देखें सोशलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी आंसर को ख़त्म करने के लिए। आप कोई भी वे यूज़ करते हैं, आप जो है अपने करिकुलम में कोई एक सबक डालते हैं, आप जो है मीडिया के थ्रू इनकलकेट करते हैं, आप लोगों में ये बातें जो हैं देते हैं कि भाई हाँ हम एक नेशन है, हमारा एक मुल्क है जिसको हमने ये जदोजहद करके हासिल किया था। देखें अभी हम बीइंग CSS स्टूडेंट हम प्रिपरेशन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमने कौन सी स्ट्रगल की थी, कितनी एक प्रोलॉन्ग स्ट्रगल की थी 1857 की वॉर के बाद। 1947 में तकरीबन कोई 90 साल का जो पीरियड है वो हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्ट्रगल में रहा है। हम ये एस्पिरेंट बनने के बाद पढ़ते हैं और काफ़ी सारे लोग वो भी नहीं पढ़ते। बट जो एक आम आवाम है, जो लोग जो सिर्फ अपनी एक मुश्किल या एक विशेष साइकिल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का कोई पता भी नहीं होता, ना ही उसको जो है उन लोगों को ना ही एक कहा जाए कि एहसास होता है, ना ही उनको किसी चीज़ की नॉलेज होती है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे बना, उसके बैक एंड पे आइडियोलॉजी क्या थी, उसकी जो है रूट्स वो कहाँ से निकलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो उसके मुताबिक जो है हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो हमारी जो है नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बेहतर होगी। कैसे बेहतर होगी? ऐसे ही बेहतर होगी कि लोग अपने आप को एक अच्छा पाकिस्तानी समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि उनको जो है वहाँ की रूट्स पता होंगी, उनको पता होगी कि हाँ भाई हमने जो है इतनी लंबी स्ट्रगल की है, हमने जो है इतना जो है जदोजहद करके फिर हमारे मुल्क को हमने हासिल किया है और उसकी जो है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन कैसी हैं उनको पूरा का पूरा पता होगा। देखें सवाल वहीं पर खड़ा होता है जहाँ पर आपको नॉलेज ना हो। जहाँ पर आपको नॉलेज होती है, आपको पता होता है, वहाँ पर सवाल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो सिमिलरली इसी वे में जो है हमारी जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो हमारी बेहतर होगी एजुकेट करने से लोगों को। उसके बाद जो हमारी पांचवी रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो है हमें एमिलियोरेट करना चाहिए जो हमारी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। हमने पिछले गवर्नेंस के लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में डिस्कस किया था गवर्नेंस के इश्यूज़ को, उसके चैलेंजेस को, उसकी रिकमेंडेशंस भी की थी। आप वहाँ से 2-3 मिसालें या कोई भी एक चैलेंज उठा के आप उसको यहाँ पे जो है जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो है गवर्नेंस का ना होना जो है कैसे जो है नेशनल डिसइंटीग्रेशन का जो है वो एक अहम सबब बनता है। जहाँ पे गवर्नेंस बेहतर होगी, जहाँ पे लोगों को प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जहाँ पे लोगों के पास यूटिलिटीज़ होंगी, तो वहाँ पे जो है नेशनल डिसइंटीग्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। उसके बाद हमारी जो छठी रिकमेंडेशन है वो है रिवाइविंग रोल ऑफ मीडिया। अब देखें मीडिया का बहुत ही एक अहम रोल होता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डेनियल कहनेमान एक इसराइलियन राइटर हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि भाई मीडिया जो है वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने का जो है वो पावर रखती है। अगर हम चले झूठ को सच तो वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर हम सच को ही सच करके अगर हम लोगों में डाइवर्ज करें, हम लोगों को बताएं, तो जो है मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है प्राइवेट कॉरपोरेशन और प्राइवेट मीडिया का बोल बाला है, बहुत पुराने ज़माने की तरह नहीं रहा जहाँ पे सिर्फ एक ही मोनोपोली थी, एक ही PTV चैनल हुआ करता था, वही जो इनकलकेट किया करता था पेट्रियोटिज़म पूरे मुल्क में। अब वैसा नहीं रहा। अब तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ड्रामा सीरियल्स ऐसी मूवीज़ चलती हैं जो कभी कभी नेशनल डिसइंटीग्रेशन भी इनकलकेट करती हैं।
हमारी आवाम में, तो हमें जो है ये एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और हमें जो है अपनी जो रोल है हमारी मीडिया का उसको रिवाइव करना चाहिए, उसको रेगुलेट करके हम जो है इस रोल को बेहतर बना सकते हैं। और हमारा जो सातवां हमारा जो रिकमेंडेशन है, सातवीं रिकमेंडेशन है सॉरी, वो ये है कि हमें जो ग्रीवेंसेस हैं, लोगों की शिकायत हैं, लोगों की शिकायत इंडिविजुअली नहीं बट एज अ लिंग्विस्टिक जो हमारे इश्यूज़ हैं या जो है एथनिक बेस पे जो है, जैसे बलोचों की जो ग्रीवेंसेस हैं हमें उनको जो है रेटिफाई करना चाहिए। जो सराइकी बेल्ट में रहने वाले हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं हमें उनको जो है रेटिफाई करना चाहिए। उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं हमें वो मुहैया करनी चाहिए। तो ऐसे करके अगर हम इन सारे रिकमेंडेशंस को जो है अमल दरामद कराएं तो हमारी जो है नेशनल इंटीग्रेशन वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।